हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ VIPM अकेडमी। हम लोगों ने आरएस की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें कुछ ग्रामर के टॉपिक्स किए थे और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर में से है और ईडियम्स का टॉपिक है। आपके वोकैब के अंदर जो भी ईडियम्स एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आरएस एग्जाम में पर्टिकुलरली, उन सारों को आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्या? तो प्रीवियस ईयर हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वोकैब है, हो सकता है इनमें से कुछ रिपीट हो जाए, और रिपीट भी नहीं हो तो हमें एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमें ईडियम को डील करना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले VIPM के जो टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, वो स्टार्ट हो गई है 15 से। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका पार्ट बनना चाहते हैं वो VIPM अकेडमी विजिट कर सकते हैं। टाइमिंग्स आपके संडे को रहते हैं 8 से 10 सुबह में, और शाम को आपका रहता है 4 से 6 संडे को। तो आप आ सकते हो। शुरू में 15 सेक्शनल पेपर है और लास्ट में फिर आपके 10 जो है फुल लेंथ पेपर रहेंगे, जिसका शेड्यूल आपको पहले ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो है ऑफलाइन बैचेस में इंटरेस्टेड है, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप VIPM विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा जो ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आप VIPM अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आरएस का कोर्स मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट का, यानी कंप्लीट 4th पेपर का कोर्स है। आप वहां ले सकते हो, जिसमें इंग्लिश वाले सेगमेंट में कंप्लीट ग्रामर, वोकैब, डिस्क्रिप्टिव, ट्रांसलेशन सारी ही चीजें कवर की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आज का जो सेशन है। सबसे पहले ये देखो, आज हम ईडियम कर रहे हैं, तो ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ईडियम्स जो होती हैं इनका कभी भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। क्या कह रही हूं मैं कि ईडियम का फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। फिजिकल मीनिंग के मतलब क्या है? फिजिकल मीनिंग का मतलब ये है कि जैसा ये कहना चाहती है वो डायरेक्टली उसका मीनिंग वो नहीं होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, हिंदी में एक एग्जाम्पल सुनना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डांस नहीं आ रहा तो आंगन टेढ़ा है। ये क्या है? ये एक सिर्फ कहावत कही गई है और इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। यही फिजिकल मीनिंग है, मतलब जैसा ये कहना चाह रही है उसका लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, हमें इसके पीछे की बात पे जाना है। इसका जो साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है उस पे ध्यान देना होता है। तो ध्यान रखना, ईडियम्स डायरेक्टली जो कहना चाहती है वो उसका आंसर कभी भी नहीं होता है। तो ये तो उन एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है जिन एग्जाम के अंदर ऑप्शन आते हैं। अब बात करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसमें लिख रखा है कि वी आर, अच्छा कुछ मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप और डॉग नैप व्हाइल यू आर कुकिंग लंच। आरएस मींस 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि आई एम गोइंग टू हैव, मैं लेने जा रहा हूं, अ कैट नैप या डॉग नैप, इनमें से कौन सी नैप लेने जा रहा हूं, व्हाइल यू आर कुकिंग लंच, जब तक तुम क्या कर रही हो, जब तुम, जिस दौरान तुम खाना पका रही हो उस दौरान मैं क्या रहा हूँ, एक छोटी सी नैप लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, नैप तो जानते ही हो क्या आप लोग, है ना? एक तो होती है स्लीप और एक होती है नैप। तो ध्यान रखना, नैप जो होती है वो होती है शॉर्ट स्लीप, है ना? एक होता है ना कि दिन में बस 10-15 मिनट के लिए लाइब्रेरी में आंख लग जाए, बस उसमें जो है रिफ्रेशमेंट आ जाता है, तो ये वही वाला केस है। और स्लीप आप आराम से लेते हो, 4-5 घंटे सोते हो या 6-7 घंटे सोते हो, जो भी है। तो नैप एक शॉर्ट स्लीप होती है, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए आपको। तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी नैप होती है। देखो, ये जो इडियम्स होती हैं ये सेट है, डिफाइंड है, तो इस केस में हमें ज्यादातर चीजें याद भी करनी पड़ सकती है, लेकिन हम इनको समझ के याद करेंगे कि याद करने का एक आसान तरीका होना चाहिए। तो देखो, हिंदी में एक बहुत अच्छा कोट चलता है कि काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये बिल्कुल आप ही लोगों के लिए है। तो इसमें एक चीज आती है श्वान निंद्रा। तो श्वान निंद्रा मतलब कुत्ते की जैसी नींद। तो हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डॉग की तो क्या होती है, डॉग की स्लीप होती है। तो नैप किसकी होती है? कैट की नैप होती है। और कैट नैप का मतलब होता है चमक वाली नींद। चमक वाली नींद की मतलब बहुत शॉर्ट होती है, जल्दी से उठ जाती है, तो इतनी सी ही आपको नैप चाहिए। तो कैट नैप वाला इसके अंदर सही होगा। याद कैसे रखोगे कि डॉग की तो क्या होती है, स्लीप होती है, इससे इसको याद रख सकते हो, और नैप किसका? कैट का। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर करना था कैट नैप। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। वी आर स्टिल एट ऑड्स एंड एंड्स या फिर एट डैगर्स ड्रॉन विद द एजुकेशन मिनिस्टर ओवर द चेंजेस इन द सिलेबस। सिलेबस में जो बदलाव है उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर मतलब उस बात के ऊपर, सिलेबस में जो बदलाव है उस बात के ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में हम क्या है, वी आर स्टिल एट, हम किस लेवल पर है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में, किस बारे में, जो सिलेबस में इन लोगों ने बदलाव किया है उस बारे में हम एजुकेशन मिनिस्टर के साथ किस तरीके से हैं, तो वो तरीका हमें बताना है कि एट ऑड्स एंड एंड्स। देखो, ऑड्स और एंड का मतलब होता है कि कोई छोटा मैटर, ठीक है ना, मैटर विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्मॉल मैटर लिख सकती हूँ, छोटा मैटर विच इज नॉट मच अरे चालू कर दे इसको, इंपॉर्टेंट, फर्जी इतना करेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, या लेस इंपॉर्टेंट लिख दो आप, पूरा कर दे कोई हो ऐसी जाता चीज जो है। कितनी कम इंपॉर्टेंट होती है उस केस में। और यहाँ पे लिख रखा है एट
एट डैगर्स ड्रॉन, तो डैगर का मतलब होता है तलवार, तो तलवार की तरह खिंचे हुए हैं, तलवार की तरह खिंचे हुए हैं मतलब हॉस्टाइल है, एक दूसरे के प्रति क्या है, गुस्सा है, एक हॉस्टाइल है या एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, एंग्री है एक दूसरे से। तो आप मुझे बताइए कि आप जो है एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में सिलेबस में जो बदलाव हुआ है, देखो लिख रखा है ओवर द चेंजेस इन द सिलेबस, सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उस बात के ऊपर आप एजुकेशन मिनिस्टर के साथ गुस्से में क्या चल रहेंगे रहा है दिखाओ या कॉपी। फिर ये एक छोटा मैटर है, तो आपको दिखती सी बात है कि उस टाइम पे तो हम गुस्से में ही रहेंगे, है ना, तो कुछ हॉस्टाइल वाली बात है, तो इस केस में आंसर कौन सा वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। क्लियर है क्या? सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। देन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट के अंदर आप ऑयल को बर्न कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कोई बैठ के जबरदस्ती तो आदमी तेल नहीं और जलाएगा, सी तो क्या 3 करेगा, दिन पहले मिडनाइट बर्न कर भागता रहा है, है, इसका तब मतलब भैया देखो फिर पुराने समीकरण जमाने में कहा जाता था अरे या कितना हमारे भाई पेरेंट्स भी 5, हम लोगों को अब ये वो चीज भाग गया, बोलते हैं लेकिन काम कि तो हम अभी तो भी भैया तेरा ही होने है ना, तो वो कर कौन रहा है भैया, लालटेन की रोशनी तो में भी छूटे पढ़ हुए लेते काम थे, बाद में हो तो रहे हैं ये वो सारे किस सारे। चीज से अब इसकी क्वेश्चन को रिलेट करो कि लालटेन की रोशनी में भी हम लोग पढ़ लेते थे, ये कहावत हमें कही जाती थी, तो इसका मतलब क्या होता है कि लेट नाइट आप कुछ काम कर रहे हो, लेट नाइट आप स्टडी कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये वर्क होता है। अब देखो इसमें मैंने एक चीज लेकिन आपको बताई थी कि कभी भी इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, या कह सकते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, जैसा ये लिखना चाह रहा है वैसा कभी भी नहीं होता है, फिजिकल मीनिंग इसका नहीं होता है। तो दो ऑप्शन इसमें दिए गए थे 2016 के अंदर, पहला तो है कि समवन स्टडीज एट नाइट विद द हेल्प ऑफ एन ऑयल लैम्प, तो ये तो मैंने आपको जब शुरू में बोला था कि हालांकि इसका मतलब तो यही है भाई, एक्चुअल लिटरल मीनिंग तो यही है कि रात में कोई पढ़ रहा है, और अभी मैंने एग्जांपल भी आपको इसी तरीके का दिया कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, लेकिन अभी आपको बताया था शुरुआत में कि इसका फिजिकल मीनिंग कभी नहीं होता। तो इससे मुझे एक चीज तो क्लियर होगी कि अगर फिजिकल मीनिंग नहीं होता यानी एज इट इज मीनिंग नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो पहले रिजेक्ट होगा। फिर इसका क्या ऑप्शन बचा है, एकमात्र ऑप्शन बचा है कि वर्क्स लेट एट नाइट, यानी रात को देर रात तक आप काम करते हो, उसको बोलते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, स्टडी से यहाँ इसका लेना देना इसलिए नहीं था, वो रिलेट करवाने के लिए आप लोगों को था कि ऐसा कहा जाता था पुराने समय में, लेकिन ये चीज आप स्टार लगा के लिख लो कि कभी भी ईडीएम का फिजिकल मीनिंग नहीं होता, एज इट इज जो वो कहना चाहती है उसका मीनिंग कभी भी वो नहीं होता, उसके पीछे की कोई बात होती है, साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है, उस पर हम लोगों को बात करनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब ये तो हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा, घड़ियाली आंसू, तो घड़ियाली आंसू कैसे होते हैं, जबरदस्ती सिंपैथी लेना चाह रहे हो आप, है ना, अननेसेसरी आप क्या करना चाह रहे हो, अननेसेसरी आप सिंपैथी ले रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, कह सकती हूँ प्रिटेंड कर रहे हो, सिंपैथी ले रहे हो, जबरदस्ती की है ये, कैसी है, जबरदस्ती वाली सिंपैथी है। अच्छा एक चीज ये कि हमसे डायरेक्टली ईडीएम पूछेंगे क्या, तो अभी पिछले 2 बार से, यानी जो 18 वाला पेपर हुआ और जो 21 वाला पेपर हुआ, उसमें तो आरएएस में एक सेंटेंस देते हैं और उसमें 2 आपको जो है ऑप्शन दिए जाते हैं ईडीएम के, एक को चूज करना होता है, तो इस बार भी वैसा ही कुछ आ सकता है, कुछ सर्टेनली अपन कह नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ वैसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2 बार से वैसा आ रहा है तो इस बार भी वैसा ही आएगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि चीजों को आप याद रखो। चलिए तो इसमें क्या है, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी प्रिटेंड कर रहे हो, किस बात का, सिंपैथी लेने के लिए आप अननेसेसरी जो है दुख या सौरो वगैरह क्या कर रहे हो, प्रिटेंडिंग सौरो लिख सकते हैं, जबरदस्ती का हम जो है दुख जता रहे हैं साम वाले से, क्या लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, तो ये तो आप जानते हो घड़ियाली आंसू ये वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है थ्रो लाइट ऑन। देखो इसको भी मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं मेंस में भी जो आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इस तरह की चीज मिलती होगी, हिंदी में भी लिखा हुआ आता है प्रकाश डालिए, तो प्रकाश का मतलब ये नहीं है कि टॉर्च लेके प्रकाश डालनी है, तो प्रकाश का मतलब क्या है कि ये जो भी चीज लिख रखी है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, तो प्रकाश डालने का मतलब वही बताया कि फिजिकल मीनिंग नहीं होता, अगर फिजिकल मीनिंग होता तो इसका मतलब वही होता कि टॉर्च लेके प्रकाश डाल दो, और जंतु इसका भी जो साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है और उसका मतलब क्या है लिविंग कि विंग्स आप एक्सप्लेन या करोगे, चीज को समझाओगे या फिर डिस्क्राइब करोगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है रीड बिटवीन दी लाइंस। अच्छा 2 लाइन लिख रखी है, इनके बीच की चीज भी आप पढ़ ले रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, ऐसी चीजें जो क्लियर नहीं है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली not directly expressed, to know, वो चीजें जान लेना which is not directly expressed, ऐसी चीजें जान लेना जिनको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो वो क्या कहलाता है, रीड बिटवीन द लाइंस। भाई लाइन के बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, कोई जान रहा है तो इसका मतलब गुड बात जान ले रहा है, इसका मतलब वो चीजें जान रहा है जो क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन दी सूप। अच्छा सूप में होने का मतलब, देखो मान लो कोई सब्जी वब्जी है,
अपन कोई सूप बना रहे हैं, वेजिटेबल सूप बना रहे हैं, तो सूप के अंदर कई सारी सब्जियां रहती है, बेचारे को काट काट के सब्जियों को सूप के अंदर डाल दिया जाता है, तो किसमें चली जाती है? अब उनको पता ही नहीं उनका क्या अस्तित्व है, वो सूप में तैर पाएंगी, जी पाएंगी, मर पाएंगी, कुछ उनको पता नहीं है। तो उससे इसको याद रखने की कोशिश करना कि जैसे ये सूप बाउल है, इसके अंदर कई प्रकार की सब्जियां हैं, अब इनको इनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं है, ये जिएंगी मरेंगी, इनके बारे में पता ही नहीं है, तो ये किस चीज के अंदर है? ये प्रॉब्लम में है। तो इन द सूप का मतलब होता है प्रॉब्लम में होना या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाना जिसमें आप बैड थिंग्स फील कर रहे हो। ठीक है, कौन सी सिचुएशन है? बैड थिंग्स हो सकती हैं आपके साथ, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके साथ में बैड थिंग्स हो सकती हैं या गलत चीजें हो सकती है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, फॉल फ्रॉम ग्रेस। अब एक होता है कि ग्रेस के पास हो, तो इसका मतलब आप प्रसिद्धि के पास में हो, एक तरह से आप क्या हो? प्रसिद्धि के पास में हो। और फॉल यानी गिर गए, आप ग्रेस से नीचे गिर गए, तो आपके पास जो सम्मान था, है ना, आपने वो लॉस कर दिया है। क्या लॉस कर दिया है? जो प्रेस्टीज आपके पास थी, जो सम्मान आपके पास था, जो रेस्पेक्ट आपके पास थी, उस चीज को आपने क्या कर दिया है? खो दिया है। तो उस ग्रेस को आपने खो दिया, उससे आप गिर गए हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब इसमें आपको ये समझने की कोशिश करना कि मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम एट अ लॉस, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता, मैं खुद खो गई हूँ, मैं खुद खो गई हूँ। एट अ लॉस, मैं खुद खो गई हूँ। तो इस केस में मुझे नहीं पता व्हाट टू स्पीक, क्या कहना है ना, हाउ व्हाट टू डू, क्या करूं क्या कहूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मैं किस में हूँ? लॉस में हूँ। मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये किस कौन सा केस है? ये वही केस है जिसमें आप कह सकते हो कि आई डोंट नो, यू आर नॉट नोइंग, नहीं जानना, क्या नहीं जानना? व्हाट टू डू, व्हाट टू से, नहीं पता। एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप खुद किसमें हो? लॉस में हो। तो लॉस में हो तो आपको नहीं पता क्या कहना है या क्या करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेड ऑफ रोजेस। रोजेस का बेड है। अब आपको किसी ने जो है रोजेस के बेड में लौटा दिया है, तो आप कैसी? हैप्पी सिचुएशन के अंदर हो, प्लेजेंट प्लेजेंट सिचुएशन में हो, या जहां पे दुख नहीं है उस सिचुएशन के अंदर हो, अच्छी सिचुएशन के अंदर हो, गुड कंडीशन के अंदर आप हो। तो ये वही का केस है बेड ऑफ रोजेस। अब रोजेस के बेड तो किसी को नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आएंगे, यानी उसकी सिचुएशन अच्छी है तभी बेड ऑफ रोजेस पे है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू एंड क्राई। देखो वैसे इन जनरल जो यू का मतलब होता है वो होता है ओपिनियन। क्या होता है? ओपिनियन। अगर मैं बात कर रही हूँ ओपिनियन की, आपके मत की, एंड क्राई का मतलब चिल्लाना, तो इसका मतलब देखो, इसको कनेक्ट कैसे कर रही हूँ, इसका कनेक्शन चेक करो। देखो आप क्या होता है कि आपको कोई चीज होती है जो डिमांड करनी होती है, आप उसको डिमांड तभी कर रहे हो जब वो आपके अनुसार नहीं हो रही है, आपके ओपिनियन के अनुसार नहीं हो रही है। और क्राई का मतलब यहाँ चिल्लाना और रोना, उससे ना लेकर प्रोटेस्ट से लेना है हमें। तो यू एंड क्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना। ठीक है ना, ये पब्लिक प्रोटेस्ट होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज, कोई डिमांड आपकी या कोई ओपिनियन जो नहीं माना जा रहा है, उसको अब आप क्या कर रहे हो? उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो यू एंड ट्राई का मतलब प्रोटेस्ट करना, पब्लिक प्रोटेस्ट करना, लार्ज लेवल पे जो है प्रोटेस्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ फ्लाइंग कलर्स। ये कलर्स है, स्पेलिंग देख लेना इसकी, एल हटा देना यहाँ से। ठीक है, विथ फ्लाइंग कलर्स। अभी कुछ वैसा ही है कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि चार चांद लग गए किसी चीज पे, है ना। पहले कोई चीज अच्छी है, उस पर भी और चार चांद लगा दी तो और ज्यादा अच्छी होगी। तो इसका मतलब मान सकते हो आप विद डिस्टिंक्शन। विद डिस्टिंक्शन मतलब पहले ऐसा क्या होता था कि क्लास एक तो होता था कि जब हम पढ़ा करते थे स्कूल वगैरह के अंदर, तो एक तो आप एवरेज मार्क्स ला रहे हो कि भाई 60-70% ले आए, और एक होता है कि आप डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हो, भाई 95% वगैरह ले आए कि भैया ये तो डिस्टिंक्शन से पास हुआ है, अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। तो ये क्या होता है? ये एक तरह की विक्ट्री होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? एक तरह की विक्ट्री होती है। और किस तरह की विक्ट्री होती है? अच्छी वाली विक्ट्री होती है। डिस्टिंक्शन के साथ में ये विक्ट्री होती है, ये जीत होती है। तो इसको बोलते हैं विद फ्लाइंग कलर्स, की अच्छे कलर्स के साथ में हमें ये मिली है। यानी पहले एक तो जीत, और जीत के साथ में भी अच्छे कलर्स से मिली है, इसका मतलब डिस्टिंक्शन के साथ में मिली है। तो कोई चीज जो आपको फायरिक विक्ट्री बोल सकते हो आप, तो उस केस के अंदर इसको काम में लेना है। नेक्स्ट देखिए, लाफिंग स्टॉक। अब आप मुझे बताइए कि स्टॉक, आप देखो जैसे स्टॉकिंग आती है गर्ल्स की, या मैं इसको अच्छे शब्दों में बोलूं तो जैसे सॉक्स होते हैं। मान लीजिए कोई अजीबो गरीब आप सॉक्स ले लेते हो, ठीक है ना। स्टॉकिंग को आप गर्ल्स के स्टॉकिंग या आप मेल के सॉक्स से मान सकते हो। कि मान लो कि मैं कोई डिफरेंट कलर, सबकी अपनी चॉइस अलग हो सकती है, किसी को वो कलर पसंद आ सकता है, लेकिन मैं इन जनरल बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं रेड कलर के सॉक्स हैं, कोई पर्सन है, मेल पर्सन, रेड कलर के सॉक्स हैं और उस पर भी बहुत सारे फूल पत्ती चिपके हुए हैं, वो पहन के आ रहा है। तो वो क्या है? अब लोग उसका क्या मनाएंगे? उसका मजाक बनाएंगे कि भाई ये क्या पहन लिया है। तो जो लाफिंग स्टॉक होता है उसका मतलब कोई ऐसी चीज, है ना, वो ऐसी चीज जिसका मजाक बनने लायक कोई चीज हो, जो मौकरी के लायक हो, या कह सकते हैं कि जिसका लोग जो है रिडिक्यूल करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, उस केस में हम क्या बोलते हैं? लाफिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ अ थिंग
ऑफ रिडिक्यूल बोल सकती हूँ, या मॉकरी, मजाक बनाने लायक कोई चीज हो, उस केस में इसको काम में लिया जाता है। लाफिंग स्टॉक याद कैसे रखोगे कि कोई ऐसा सॉक्स आपने पहन लिया जो बहुत ही अजीबोगरीब सा है, लोगों को जनरली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीव इन द लर्च। देखो लर्च में छोड़ देते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप छोड़ देते हो जहां पे बेचारा परेशानी में है, तो टू लीव समवन इन बैड सिचुएशन, ठीक है, कोई मुसीबत में है उसको आपने लर्च में ही छोड़ दिया, उसको मुसीबत में ही आपने छोड़ दिया, उसको बैड सिचुएशन में छोड़ दिया, उसको बोलते हैं लीव इन दी लर्च। नेक्स्ट देखते हैं, टू एंड इन स्मोक। देखो धुआं हो जाना है ना, हिंदी में होता है धुआं हो जाना। धुआं हो जाने का मतलब होता है कि टू नॉट गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी जो आपने किसी चीज से अपेक्षा की थी वो उससे उसका परिणाम वो नहीं मिला है, उसका रिजल्ट हमें वो नहीं मिला है, तो चीजें कैसी हो गई, धुआं हो गई, कि आपने एफर्ट्स तो डाले थे लेकिन उसका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला है। तो क्या लिख सकते हैं, टू नॉट गेट या नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ समथिंग। क्लियर है, तो धुआं हो जाना हिंदी के अंदर बोलते हैं, तो कोई चीज जिससे आपकी जो अपेक्षा थी वो चीज क्लियर नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, टू स्मेल अ रैट। एक होता है ना कि कोई चीज आदमी सूंघ लेता है, तो आपने चूहे को सूंघ लिया है, तो जनरली क्या होता है कि चूहे को सूंघ लेना कि मतलब कोई भी चीज जो आपको लग रहा है कि ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसको आप पहले ही सस्पेक्ट कर ले रहे हो। भाई चूहा सूंघने का मतलब ये नहीं है कि आप घूम घूम के कमरे के अंदर चूहा सूंघ रहे हो, इसका मतलब है कि कोई चीज है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उस चीज को आप समझ रहे हो, उसको आप सस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसका बेटर मीनिंग होता है सस्पेक्ट कर लेना कौन सी चीज को, कि कोई भी डिसेप्शन है, कोई धोखा है ना, कोई भी धोखा है, तो उस केस में आप उसको क्या कर रहे हो, पहले ही सस्पेक्ट कर ले रहे हो। तो टू स्मेल अ रैट, तो यहाँ चूहे को नहीं सूंघना है, धोखे को सूंघना है, पहले उस चीज का समझ लेना, उसको सस्पेक्ट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इन हॉट परसूट। इसको याद करने के लिए देखो परशु एक वर्ड होता है, परशु का मतलब होता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करना या चेस करना, ठीक है। परशु, भाई मैं क्या परशु कर रही हूँ, मैं एमए परशु कर रही हूँ, अब मैं क्या परशु कर रही हूँ, मैं बीएड परशु कर रही हूँ। तो चेस करना होता है, फॉलो करना होता है, अच्छे वर्ड्स में मैं बोल सकती हूँ, किसी चीज को फॉलो करना, चेस करना, उसका पीछा करना। इन हॉट परसुएट का मतलब होता है कि किसी चीज का आप क्लोजली पीछा कर रहे हो, है ना, टू फॉलो समवन क्लोजली। तो हॉट का मतलब यहाँ क्लोजली से लोगे, बहुत नजदीक से आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हॉट परसुएट। याद कैसे रखोगे, परसुएट से मैंने देखा परशु का मतलब होता है किसी चीज को चेस करना, फॉलो करना, जैसे आप अपने ड्रीम्स को परशु करते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है एट अ लॉस। एट अ लॉस अब मैं नहीं बताऊंगी, एट अ लॉस आप लोग कमेंट करेंगे कि फटाफट से एट अ लॉस का क्या होता है, बताया था मैं लॉस में हूं इसलिए मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कोई भी चीज कैसे करनी है, क्या करूं मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी मैं लॉस में हूं, मैं लॉस में हूं इसका मतलब मुझे नहीं पता, आई एम लॉस्ट, इट इज समथिंग लाइक आई एम लॉस्ट, मैं लॉस्ट हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं बोलती हूँ ना कि समवन टोल्ड मी आई एम लॉस्ट, तो आई एम लॉस्ट का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बियॉन्ड वंस मीन्स। देखो मीन्स का मतलब होता है साधन, अगर ये प्लूरल होता है तो इसका मतलब होता है साधन। वैसे मीन का मतलब होता है अर्थ देना किसी बात का, और एक वो मीन आदमी वाला मीन नहीं है ये, है ना, ये वर्ब वाला मीन है, इसका मतलब होता है अर्थ देना, और मीन्स का मतलब होता है साधन, ठीक है। और बियॉन्ड मतलब परे, तो किसी के साधन से परे, तो ये कुछ वैसा ही है कि है ना, हमारी गुदड़ी नहीं है उससे ज्यादा पैर पसारना, तो बियॉन्ड वंस मीन्स कोई आपके साधन नहीं है उससे ज्यादा आप पैर पसार रहे हो, यानी एक्सेसिव खर्चा करना, आपकी जितनी मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, बियॉन्ड वंस मीन्स। और यहाँ पे साधन का मतलब किससे लिया जाता है, पैसे से लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि इनका फिजिकल मीनिंग नहीं निकलता, इनका साइकोलॉजिकल मीनिंग निकलता है, इसलिए इसका मतलब किससे लिया जाएगा, पैसे से, कि आपके पास जितना पैसा है उससे बियॉन्ड जाकर ना, बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड योर मनी या बियॉन्ड योर कैपेसिटी, जितना पैसा नहीं है उससे भी ज्यादा खर्च करना है, ठीक है, वो वाला केस है ये। तो बियॉन्ड वंस मीन्स, मीन्स का मतलब साधन होता है, मीन का मतलब अर्थ देखना, और एक मीन आदमी वो मीन आदमी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एनी आई वॉश। देखो आई वॉश होता है ना आंखों में धूल झोंकना, हिंदी में होता है आंखों में धूल झोंकना, तो कुछ चीजें तो आप रिलेट कर करके भी याद कर सकते हो, एन आई वॉश
ठीक है ना। तो आई वॉश से मतलब ये मत सोचना कि मुंह धो लिया, आंखें धो ली। आई वॉश का मतलब है आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंक रहा है सामने वाला, तो क्या कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। तो एग्जैक्टली इसका मतलब यही होता है, धोखा देना। ठीक है, डिसेप्शन, अगेन चीट करना। क्लियर है। इसमें मैं ज्यादा पॉज नहीं ले रही हूँ, बहुत स्पीड में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता भी नहीं है कि इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है। जो चीजें मुझे लग रही है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी चीजें याद रखने की ज्यादा है, तो प्लीज इनको याद कर लेना। प्रीवियस ईयर है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो याद करनी ही है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन द कप एंड द लिप। देखो, चाय पी रहे हो आप लोग, ठीक है, चाय का कप मेरे हाथ में है, ठीक है, ये लिप्स हैं और चाय की कप। कभी भी ऐसा हो सकता है कि चाय गिर सकती है या होठ जला सकती है। तो अब वो मैं सिर्फ जस्ट कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग कुछ ऐसा ही होता है। इसका कहने का मतलब, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये ऐसा होता है ईडियम के अंदर, कि कुछ भी हो सकता है ना। समथिंग में, लिख ही देती हूँ, समथिंग मे हैपन, कुछ भी हो सकता है बिफोर द एंड ऑफ टास्क, या एंडिंग लिख दो। किसी भी टास्क की समाप्ति से पहले, कोई भी काम, कोई भी टास्क आपने लिया है, उसके खत्म होने से पहले कुछ भी हो सकता है। और समथिंग बैड में हैपन कर सकते हैं। समथिंग बैड ही लिखना है यहाँ पे, समथिंग कुछ बुरा हो सकता है। यानी आप चाय पी रहे हो, बहुत आराम से चीजें चल रही है, लेकिन ये मत सोचना कि सब चीजें अच्छी चलेगी। कभी भी वो चाय आपके लिप्स जला सकती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बिटवीन द कप एंड द लिप, कि होठ और कप के बीच में जितना ये डिलेमा रहता है कि कभी भी आपको जला सकता है, उतना ही रियल लाइफ के अंदर कोई भी टास्क होता है, तो जब तक वो टास्क अकम्प्लिश नहीं होता, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी बुरी चीज आपके साथ हो सकती है। क्लियर है क्या। तो कप और चाय से कैसे याद रखोगे, कभी भी जल सकते हो, इसलिए सावधानी रखनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए नेक्स्ट है आपका अ रोप ऑफ सैंड। अब आप मुझे बताइए कि रोप का मतलब क्या होता है। रोप का मतलब होता है रस्सी, ठीक है, और सैंड का मतलब आप जानते हो, सैंड मिट्टी, या आप बोल सकते हो रेतीली मिट्टी को ज्यादातर सैंड बोलते हैं, है ना, सैंडी सॉइल। तो रेत मिट्टी मान लो आप, तो एक तरीके से मिट्टी। अच्छा, मिट्टी की रस्सी हो सकती है क्या, आप खुद सोचो। मिट्टी की रस्सी होगी तो कैसी होगी। मिट्टी की रस्सी मान लो मैंने जैसे तैसे बना भी दी है मिट्टी की रस्सी, ठीक है, ओशन के पास में बैठ के मिट्टी की रस्सी बनाई, तो क्या वो स्टेबल होगी क्या। है, क्या वो टिक पाएगी क्या, कभी नहीं टिक पाएगी। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी स्टेबिलिटी कैसी हो, स्टेबिलिटी कम हो, ठीक है, लेस स्टेबिलिटी हो, या मैं बोल सकती हूँ लेस कोहेशन हो। नो कोहेशन लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा है। यानी उसके बीच में कोई, बीच में वो ही नहीं है कोई, हिंदी में मुझे उसका वर्ड नहीं आ रहा, जो चीजों को चिपका के रखता है, ठीक है ना, जैसे कोहेशन बॉन्ड होता है, तो क्या करता है, दोनों को चिपका के रखता है। तो यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई कोहेशन नहीं है, कोई चीज जो साथ में रह सके, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, वो साथ में नहीं रह सकती, या वो चीज स्टेबल नहीं हो सकती। तभी तो बोल रहा है ना क्या, कि मिट्टी की रस्सी, अरे मिट्टी की रस्सी टिकेगी नहीं, तो कोई ऐसी चीज जिसकी स्टेबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ विंडफॉल। अब देखो, विंडफॉल देखने में जब पहली बार में हिट करता है तो हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज, भाई तूफान उफान आ गया है तो कोई बुरी चीज ही होगी, है ना, बुरे चीज से। लेकिन ध्यान रखना, विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून बोल सकती हूँ, या इसको जनरली क्लियरली लिखा जाता है अनएक्सपेक्टेड मनी। ज्यादा सही इसका क्या है, अनएक्सपेक्टेड मनी। अचानक से मान लो आपकी, हिंदी में बोलूं तो लॉटरी लग गई, ठीक है ना। अब विंडफॉल का मतलब आपकी लॉटरी लग गई। अचानक से पैसा आपके पास आए तो अ विंडफॉल, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखने में एक बार को तूफान लगता है, लेकिन ये तूफान अच्छा वाला तूफान है, क्यों, क्योंकि ये पैसे लेकर आ रहा है। ये मान लो कोई बवंडर आया और आते आते आपके घर में बहुत सारे पैसे आ गए, तो अ विंडफॉल का मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड मनी है, या गुड फॉर्चून भी इसको आप मान सकते हो। चलिए, ज्यादातर इसमें पैसे से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द स्वॉर्ड ऑफ डेमिक्लीस। देखो, स्वॉर्ड ऑफ डेमिक्लीस का मतलब होता है तलवार है। तलवार हमेशा लटकी रहती है ना, पता नहीं वो किसकी तलवार होती है जो हमेशा लटकी रहती है, बस मेरे को एग्जैक्ट हिंदी इसका याद नहीं आ रहा है, बट हमेशा तलवार लटकी रहती है, और वो मुझे पूरा स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है। तो तलवार लटकी रहती है का क्या मतलब होता है, तलवार लटकी रहती है मतलब हमेशा प्रॉब्लम, ठीक है ना। समथिंग में, समथिंग बैड कुड हैपन एनी टाइम,
किसी भी समय जो है बुरा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन के लिए क्या बोला जाता है? द स्वॉर्ड ऑफ डैमेक्लिस। कभी भी आपके ऊपर तलवार लटक रही है, आपके ऊपर तलवार लटक रही है, इसका मतलब कभी भी आपके साथ में बुरा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें ये दिख ही रहा है कि कौन कौन सी ईयर में पूछे हुए हैं, हम तो सारे कर लेते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद। वंस अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद। वेरी रेयरली, है ना, बहुत ही मुश्किल से कभी कोई चीज होती हो तो उसको, है ना, वंस इन अ ब्लू मून। अरे नीला चांद कभी होगा क्या? वेरी रेयरली, वैसे तो कभी देखा नहीं, है ना, लेकिन हमें इससे ईद के चांद से याद रखना है कि वो कभी कभी होता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर इसको क्या बोलेंगे हम? वेरी रेयरली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अ वेट ब्लैंकेट। देखो क्या होता है कि वेट ब्लैंकेट, मान लीजिए आपके सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, किसी ने आके उन पे पानी फेर दिया, ठीक है ना, तो ये कुछ वही है, पानी फेर देना। वेट कर दिया ब्लैंकेट को मतलब पानी फेर दिया। पानी फेर दिया या पानी डाल दिया, फेर दिया हिंदी में बोलते हैं, मुहावरे में इसलिए मैंने लिख दिया है। बाकी इसका मतलब आप किससे लोगे कि ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट पे आके पानी डाल दिया, इसका मतलब जो आपका एंथुजियाज्म था, आपका जो उत्साह था, उसको डिस्करेज कर दिया। ठीक है, तो डिस्करेज करना किसको? एंथुजियाज्म को, उत्साह को, है ना, किसी की प्रेरणा है, किसी का उत्साह है, किसी की कोई लगन है, उसको क्या कर दिया? उस पर पानी फेर दिया है, उस बेचारे को हतोत्साहित कर दिया। अच्छा वर्ड आ गया है, हतोत्साहित। हतोत्साहित करना। अ वेट ब्लैंकेट, याद कैसे रखोगे? ब्लैंकेट पे पानी डाल दिया, है ना, वो बेचारे को सर्दी से बचा रहा, अपने आप को सर्दी से बचा रहा था ब्लैंकेट में, उसमें पानी डाल दिया, उसका जो जितना भी उत्साह था उसको आपने खत्म कर दिया। हतोत्साहित करना, पानी फेर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इन कोल्ड ब्लड। देखो इसको याद रखने के लिए हम थोड़ा सा फिल्म की तरफ सोचते हैं। मर्डर होते हैं फिल्मों में, ठीक है, दो मर्डर होते हैं, दो तरह के मर्डर होते हैं। एक मर्डर होते हैं जो गुस्से गुस्से में हो जाते हैं, गुस्से गुस्से में, और एक होते हैं जो जानबूझकर, डेलिबरेटली। क्या कह रही हूं मैं? फिल्मों में दो तरह के मर्डर होते हैं, एक तो गुस्से गुस्से में, मान लीजिए कि समवन इज चेजिंग मी, समवन इज फॉलोइंग मी, तो मेरे को अब क्या है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगी, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? सामने वाले को मारूंगी, तो ये तो गुस्से गुस्से में हुआ है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला मेरे पे प्रहार कर रहा था, तो मैं रिटर्न के अंदर उसको मारूंगी मारूंगी, तो ये तो क्या होता है? गुस्से गुस्से में मारना। इस टाइम पे आपका खून क्या होता है? हॉट होता है, आपको नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, बोलते ना गर्म खून है, अभी पता नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उस बारे में आप नहीं जान रहे हो। लेकिन इधर जब आप किसी चीज को आप जानते बूझते डेलिबरेटली गलत कर रहे हो, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। यहाँ तो आपका खून गर्म रहता है, आपको नहीं पता है आपने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया है, लेकिन यहाँ कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझ के, डेलिबरेटली। ठीक है ना, या क्रूअल्टी से, क्रूल होकर, बीइंग क्रूर होकर, भाई जानबूझ के कर रहे हो तो आप क्रूर ही हुए हो सामने वाले को, तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब जानबूझकर, क्रूरता से, क्रूरता से, क्रूल होकर। क्लियर है क्या ये चीज? तो स्टोरी क्या थी कि एक खून तो ऐसे होता है गुस्से गुस्से में, और एक खून होता है जानबूझ के। ये कौन सा वाला है? ये जानबूझकर है। क्यों? क्योंकि गुस्से गुस्से में होने वाला, जब आपका खून गर्म होता है तो आपको नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। देखो भेड़िया किसका प्रतीक होता है? भेड़िया किसका प्रतीक होता है? भूख का। भूख मतलब स्टारवेशन या हंगर। भेड़िया किसका प्रतीक होता है? भूख का, है ना, स्टोरी भी सुनी होगी पीछे पढ़ के, भूख का प्रतीक होता है। और किसका? स्टारवेशन कह सकती हूँ, हंगर ये इनका इंग्लिश मीनिंग है। तो टू कीप, रखना, वुल्फ को कहाँ? डोर से दूर। फ्रॉम का मतलब अवे से लेना है यहाँ, क्योंकि आप जानते हो सेपरेशन के लिए फ्रॉम आता है, किसके लिए? सेपरेशन के लिए, अलग होने के लिए फ्रॉम आता है। तो ज्वाइन करने के लिए क्या आता है? टू आता है, दो चीजों को जोड़ने के लिए टू, और सेपरेशन के लिए फ्रॉम। तो आप क्या कह रहे हो? टू कीप, रखना, वुल्फ को, भेड़िए को क्या करना? डोर से दूर रखना है आपको। ठीक है, डोर से दूर रखना है, इसका मतलब अल्टीमेटली हमें तो फिजिकल मीनिंग नहीं चाहिए, भेड़िए को दूर नहीं रखना है, हमें साइकोलॉजिकल मीनिंग चाहिए। इसका मतलब हमें किसको दूर रखना है? हमें भूख को या स्टारवेशन को दूर रखना है। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें उतना ही पैसा चाहिए कि बस हमारा जो एक्चुअल नीड्स है, हमारा भाई भर पेट हमें खाना मिल जाए, बस खाने वाने की पूर्ति हो जाए, इतना ही पैसा चाहिए, लालच नहीं चाहिए हमें। ठीक है ना, हमें किसको दूर रखना है? हमें भेड़िए को दूर रखना है, इसका मतलब लालच को दूर रखना है। भगवान बस इतना दे कि हमारा पेट भर जाए, तो इसका मतलब होता है इनफ मनी। इनफ मनी
कितनी इनफ चाहिए? टू एवर्ट, दूर रखना, किसको दूर करना है आपको? स्टारवेशन को या हंगर को? इतना ही पैसा भगवान दे, इनफ मनी दे कि हमारा क्या हो जाए भाई, भरण पोषण हो जाए, भरण पोषण हो जाए, हमें स्टारवेशन, भूख नहीं चाहिए, लालच नहीं चाहिए, इतना ही पैसा मिले। तो किसको दूर रखना है? भेड़िए को दूर रखना है। तो पर्याप्त पैसा बस जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, टू ब्रेक द आइस। देखो आइस है, आइस जब तक रहती है तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं है भाई, जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब मैंने इस बर्फ को तोड़ दिया तो अब एक्टिविटी शुरू होगी। अब बर्फ तोड़ दिया तो अब हो सकता है कि बिखरेंगे टुकड़े, कुछ पिघलने लगेगा। लेकिन अभी तक मामला क्या था? अभी तक नो एक्टिविटी वाला केस था, जब तक वो क्या थी? बर्फ थी। अब आपने क्या करा है? बर्फ को तोड़ दिया है। तो बर्फ को तोड़ने का मतलब होता है साइलेंस को तोड़ना। टू ब्रेक साइलेंस, ये टू स्टार्ट टॉकिंग समथिंग, कुछ बोलना स्टार्ट करना। और बोल क्यों रही हो? टू मेक समवन कंफर्टेबल। देखो क्या होता है कि मान लो एक पार्टी के अंदर आप हो, आपने ही मान लो पार्टी ऑर्गेनाइज की है, अब लोग आ गए हैं बेचारे, लोग आ गए हैं, अब वो इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सब एकदम चुप हैं, उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। तो आप क्या करते हो? आप ही लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए बोलना स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे लोग भी इंगेज होते हैं। तो आपने क्या किया है? यू जस्ट ब्रेक द आइस, आपने जो है आइस को ब्रेक कर दिया है। अब तक जो लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, अब वो लोग भी बोलेंगे या आप लोगों में घुल मिल जाएंगे। तो ये वो वाला केस है, ठीक है। तो सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करने के लिए आपने बातचीत शुरू की है। नेक्स्ट देखती है क्वेश्चन नंबर 30, टू सेव फॉर अ रेनी डे। देखो रेनी डे होते हैं आपके बैड डेज, दुख भरे दिन या समस्या परेशानी वाले दिन, बुरे दिन। तो परेशानी वाले दिन, बुरे दिनों के लिए, बैड डेज के लिए, है ना, या नीडी डेज के लिए कह सकती हूं मैं, जिन जरूरी दिन, जहां पे आपको जरूरत भरे दिन, जहां आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी। तो उस केस के लिए आप क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो, बचा रहे हो। तो रेनी डेज समझते ही समझ में आ ही गया कि सेव करना है कौन से दिनों के लिए? जिस दिन बारिश होगी उस दिन के लिए सेव नहीं करना है। यहाँ बारिश से मतलब कि जैसे बारिश होती है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी आपका जो जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना कि छत अगर प्रॉपर सीमेंटेड नहीं है या प्रॉपर काम नहीं हो रखा है तो पानी लीक करने लगता है। तो रेनी डेज का मतलब तब फिर आपको समस्या आने लगती है। तो समस्या वाले दिनों के लिए आप चीजों को सेव कर रहे हो। तो रेनी डेज का मतलब वो दिन नहीं है जब बारिश हो रही है, वो दिन जब आपको समस्या होगी। तो रेनी डे का मतलब यहाँ किससे लोगे? समस्या से, बुरे दिन से, या जहां आपको एक्चुअली जरूरत है। नेक्स्ट है आपका अ स्टोम इन अ टी कप। देखो स्टोम का मतलब यहाँ पे लेना आउटरेज से, भड़क रहे हो आप, आउटरेज, गुस्सा दिखा रहे हो। इन अ कप टी, इन अ टी कप। अब छोटा सा कप है, ये मेरा चाय का कप है, ठीक है। चाय का कप छोटा सा होता है तो ये तुच्छ मैटर के लिए, ट्रिवियल मैटर के लिए, कोई छोटी सी चीज ही है। चाय का कप तो छोटी सी चीज है। अरे चाय के कप में अगर तूफान आएगा तो कोई बड़ी चीज है क्या? चाय का कप छोटा सा, छोटी सी चीज में कोई तूफान आना मतलब कोई छोटा सा मैटर है। ट्रिवियल मैटर का मतलब होता है तुच्छ मामला। तुच्छ मामले के लिए आप जो है आउटरेज दिखा रहे हो, तो उस केस को बोला जाता है अ स्टोम इन अ ट्री कप। कि इतना मैटर नहीं था, चाय के कप में तो तूफान आया है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी सी चीज है, कोई तुच्छ मैटर है, उसी के ऊपर जो है आउटरेज शो किया जा रहा है। क्लियर है क्या? चलिए बस, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आज जितने भी हमारे भाई, ये कितने पुराने हैं देखो, 1997 से लेकर अभी 2021 तक के जितने भी इडियम्स थे प्रीवियस ईयर, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो भी आपके फ्रेंड्स देखते हो आरएस एग्जाम के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन हो कि नेक्स्ट सीरीज में अपन को क्या रखना है तो उसके लिए आप कमेंट्स कर देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि अब हमें कौन सा टॉपिक लेना है। थैंक यू सो मच।